जय हिंद डॉक्टर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? अपन क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, ये अपनी पहली क्लास है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 12th क्लास में कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। और इसको खत्म होने में 45 टू 48 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, ये पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, मतलब आपका 12th फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। 12th में 5 चैप्टर्स हैं, 11th में आपके 7 चैप्टर्स थे जो आपने पढ़ रखे हैं, है ना। फिर 12th के बाद इसका 11th का रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो 45 टू 48 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। पढ़ने से पहले ना अपन कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप मेरे अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सको। मैं आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होने वाला हूँ, आप ही को मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है ना। कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं ताकि मेरे जो आगे के 45 टू 48 लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल स्मूथली रन हुए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस, को सारी चीजें पता है, पर एक बार फिर भी मैं रिकॉल करा देता हूँ। आपको पता है ना कितने नंबर का पेपर होता है? हाँ, कितने नंबर का पेपर होता है? 720 कितना होता है? 200 मिनट्स, है ना। 720 का पेपर होता है, 200 मिनट्स होता है। ठीक है, एक चीज में आपको, बातें मत करो आप। देखो, आपने 11th पूरा पढ़ रखा है, 11th में भी बहुत सारे आपने टेस्ट दिए हैं यहाँ पर। तो जो मेथड आप यूज कर रहे हो और उससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, फेवरेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको अपनी मेथडोलॉजी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही कोई भी कुछ भी यहाँ पर आके भाषण दे दे, मैं भी कुछ भी बोल दूं। तो अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उस मेथड से, क्योंकि देखो सबकी सब अलग अलग है, किसी को किसी से रिजल्ट मिलेंगे, किसी को किसी मेथड से रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप उसी को कंटिन्यू करिए और उसको शार्पन करिए, उस मेथड को और स्ट्रेंथन करिए। पर अगर आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो जनरलाइज्ड एक पैटर्न बताया जाता है कि सबसे पहले आप क्या अटेम्प्ट करो, तीनों सेक्शन में से बायो अटेम्प्ट करो। ठीक है, बायो अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगाना चाहिए अपन को? हाँ, 35 मिनट्स। 35 मिनट्स बायो प्लस 5 मिनट OMR फिलिंग, कुल मिलाकर 40 मिनट में आपकी बायो खत्म हो जानी चाहिए। ये एक आइडियल टाइम बता रहा हूं जो फर्स्ट रैंकर का होता है। जनरली ये टाइम में बायो कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लस 5 मिनट आपकी OMR फिलिंग। OMR फिलिंग आपको सेक्शन के बाद ही करनी है, ऐसे नहीं कि पूरे पेपर के बाद करूं, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे भी नहीं करना कि हाँ एक क्वेश्चन बन गया, OMR भरूंगा मैं तो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यहां आपने क्वेश्चन करा और यहां आपने OMR भरी ना, तो ऐसे ऐसे करने में भी बहुत सारे मिली सेकेंड इकट्ठे करोगे ना, तो आपके मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे और डिस्ट्रैक्शन और होगा। भाई क्वेश्चन की एक सीक्वेंस बनी हुई है, यार ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब आप खुद सोचो, ये टिक करा और OMR भर रही हूँ करके क्वेश्चन ये आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो भी आप अटेम्प्ट करते हो, कोई ऐसा भी होगा जो फिजिक्स अटेम्प्ट करता हो और उसकी फिजिक्स अच्छी हो, आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस ये देखो कि आप फिजिक्स कितने टाइम में खत्म कर रहे हो, उसको आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, बायो 35 प्लस 5 40 मिनट्स, 40 मिनट्स 200 का अगर मैं देखूं तो 20% टाइम, मतलब 20% टाइम में आपने क्या कर दिया, 50% पेपर खत्म कर दिया। तो ये साइकोलॉजी होती है कि यार पहले ऐसा था कि 100% टाइम था, 100% पेपर था, पर 20% टाइम में मैंने 50% खत्म कर दिया, मतलब अब मेरे पास 80% टाइम बचा है और मेरे पास पेपर कितना है, 50%। तो वो एक रिलैक्स मोड में आया था स्टूडेंट या जो भी कॉम्पिटिटर होता है, उसको दिखता है ठीक है अब मैं एक अच्छे पोजीशन पर हूँ, तो स्ट्रेस स्ट्रेस या जो भी आप कहते हो रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर वो प्रेशर जो है, जो इनिशियली बिल्डअप होता है, वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बायो अटेम्प्ट करो तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाएगा।
फिर केमिस्ट्री हैं जनरली, और उसके बाद क्या करते हैं, फिजिक्स करते हैं। केमिस्ट्री में कितना टाइम लगाना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन, है ना? कितना, कितने मिनट लगते हैं? 45 मिनट, 1 मिनट एक क्वेश्चन, 45 मिनट। रीजन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको हर चीज का एक प्रूफ दूंगा। इनऑर्गेनिक पता है कैसी होती है, बायो जैसी होती है। क्वेश्चन पढ़ा, टिक, सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपकी इनऑर्गेनिक बहुत शार्पन्ड है, आपने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ रखी है ना, तो वो बायो जैसी ही होती है। क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये टिक है, क्वेश्चन पढ़ा ये टिक, क्वेश्चन पढ़ा ये टिक। 14 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं। 15 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 to 7 मिनट्स खत्म, इनऑर्गेनिक खत्म। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वैल्कुलेशन वाला टाइप आ गया तो आप 1-2 मिनट और एड ऑन कर सकते हो इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में। ऑर्गेनिक में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहां पर आपको डायरेक्टली वो इफेक्ट दिख रहा है, वो प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन होगा, ये आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन में। और सेम मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में भी अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। और 15 to 16 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए 6 to 7 ऐसे क्वेश्चन है कि पढ़ा और टिक मारा, पढ़ा और टिक मारा, पढ़ा और टिक मारा। हाँ, नो डाउट फिजिकल में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आएंगी। हाँ, मैक्सिमम कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, पर 15 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है जरूर, जहां पर कैलकुलेशन आपकी टेस्ट करी जाती है। जो लेंथी क्वेश्चन होता है, जहां अपन कह सकते हैं कि हाँ 1 से 1.5 मिनट जरूर लग जाएगा, वो क्वेश्चन जरूरी भी है ताकि आप डिस्टिंग्विश हो सके उन सभी स्टूडेंट से जो टमाटर टाइप के, मतलब जो अंडू पंडू स्टडी करके आए हैं, या जो जिनकी प्रिपरेशन ऐसी नहीं है। क्योंकि सारे क्वेश्चन ही इजी दे देगा तो फिर कंपटीशन और बढ़ जाएगा ना, फिर तो एक एक मार्क्स में ही और ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन हो जाएगा। तो सेपरेशन करने के लिए वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता ही देता है, और उन 2-3 क्वेश्चन से ही बिल्कुल खेल खत्म हो जाता है। जिन्होंने 2-3 क्वेश्चन कर लिए वो अपने आप केमिस्ट्री में निकल जाता है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए 45+5, है ना? ये मैंने एक्सट्रीम केस ले लिया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो गया 50 + 40 90। आपके पास कितना टाइम रह गया, 110 मिनट्स। 110 मिनट्स, 45 क्वेश्चन फिजिक्स। मतलब आप ये देखिए कि अब आपके पास क्या हो गया, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम है। और 2 मिनट से भी ज्यादा छोड़ो, आप 2 मिनट तो है, बाकी जो टाइम है, मतलब बाकी जो आप ये मान के चलिए जो भी टाइम है, वो आप ओएमआर में, या जो आपने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो आप देख सकते हैं। मतलब आपके पास 2 मिनट का टाइम है। और ये कहा जाता है कि जितना आप बायो में स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपका रैंक परसेंटेज या चांसेस बढ़ जाते हैं। पर बायो तो सभी की स्ट्रांग है, अगर बायो ली है तो बायो तो स्ट्रांग है ही। कहने का मतलब ये होना चाहिए कि जितना आप फिजिक्स में क्वेश्चन बना सकते हो, जितना आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो, वो आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा, वो आपके लिए जबरदस्त काम करेगा। मतलब आपको फिजिक्स में अप्रोप्रिएट टाइम भी देना है और एफिशिएंसी भी रखनी है और अच्छे से पूरा पेपर भी करना है। और इसके लिए अब अपने पास सफिशिएंट टाइम बच जाता है। कितना, 110 मिनट्स बच रहे हैं, 45 क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये तो आइडियल कंडीशंस हुई ना, कभी कभार पेपर लेंदी भी आ सकता है। तो हो सकता है ऊपर नीचे 5+5 + -5 ऐसा कुछ हो जाए। हो सकता है ये आपका कभी 30 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कभी 45 मिनट्स भी लग जाए। तो +5 -5 में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर 45 मिनट लग रहे हैं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप 45 मिनट लगा रहे हो पर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है आपकी, 90 क्वेश्चन है और 90 में से आपने 45 मिनट में क्वेश्चन कर दिया, और आपकी एफिशिएंसी ऐसी निकली कि आपने सिर्फ सिली मिस्टेक या कोई भी एरर वेरर के कारण 1-2 क्वेश्चन ही या 2-3 क्वेश्चन ही गलत होते हैं, तो बहुत बढ़िया है। 45 में भी बढ़िया है, आपकी एफिशिएंसी तो आ गई ना। मेनली क्या देखना है, तो आपने देखी 40 मिनट में, आपने एफिशिएंसी भी आ गई। अगर इसमें +-5 अपन करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। +-5 इसमें करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपके पास 1 मिनट एक क्वेश्चन करने में के लिए 2 मिल जाएंगे आपको बाद में। ठीक है, ये समझ में आ रही है ना? तो ये आपको टारगेट दिमाग में रखना है कि यार 35 मिनट में होना चाहिए। आज आप 35 मिनट दिमाग में रखोगे तभी जाके वो 40 मिनट में बाय होगी। अगर चलोगे तो 45 में होगी, 45 सोच के चलोगे 50 में होगी। आपको टाइम ये हिट करना है।
ये हिट करोगे तो 40 मिनट में तो आराम से हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी पे एडमेंट हो गया, नहीं 35 में करके दिखाओ आप तो, या आप केमिस्ट्री 45 में ही करके दिखाओ, 50 में करो, पर एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना? ये चीज हो गई। दूसरी चीज मुझे आपके साथ एक डिस्कस करनी है, मॉड्यूल देना आप। ये मॉड्यूल पता है, ये मॉड्यूल 3 लाख बच्चों के पास है। एलन में 3 लाख बच्चे पढ़े थे लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट टचिंग 3 लाख थे, और इस बार हो सकता होगा, डेफिनेटली होगा कि 3 लाख से भी ज्यादा पढ़ेंगे, है ना? ये मॉड्यूल सबके पास है, सबके पास, ठीक है। और बाहर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको एक बार ना देखे, वो रेफर जरूर करेगा, डेफिनेटली करेगा। और आजकल तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल ही जाता है, जब से ऑनलाइन हुआ था तो सारा मटेरियल सबके पास आ जाता है। और टीचर्स भी होंगी जो ये रेफर करती होंगी बाहर की। मतलब मैं कह सकता हूँ ये मॉड्यूल ऑलमोस्ट है के पास अवेलेबल है ना? पर इस मॉड्यूल को पढ़कर फर्स्ट रैंक भी आ जाती है, और इस मॉड्यूल को पढ़ के -180 भी आ जाते हैं। है ना? -180 कैसे होंगे? मतलब सारे गलत कर दिए, है ना? मतलब मॉड्यूल एक ही है, मटेरियल आपके पास सेम ही है ना? देखो जैसे कि आप सब बैठे हैं, किसी के 700 नंबर आएंगे, किसी के 350 नंबर आएंगे, सारी चीजें सेम है, रिसोर्सेज सेम है, टीचर सेम है, मटेरियल सेम है। मतलब आपने दिक्कत, गलती क्या करी है आपने? आप खुद सोचो लॉजिकली। लास्ट ईयर भी आप 11th में सब साथ में पढ़े होंगे, तो किसी के क्या नंबर आते थे, किसी के क्या नंबर आते थे। दिक्कत पता है आप में भी नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना नहीं आया अपन को। मेन चीज ये है, अभी तक अपन को इसको यूज करने का पता ही नहीं है, कैसे यूज कैसे करते हैं इसको। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपने 11th क्लास पढ़ी है, 11th क्लास में भी ऐसा फिजिकल का मॉड्यूल दिया गया होगा, मॉड्यूल नंबर 1 होगा वो, है ना? वो थोड़ा सा इससे मोटा होगा, है ना? पर मुझे एक बात बताओ, वो मॉड्यूल कितनी बार बनाया था आपने? एक बार बनाया है, 2 बार बनाया है, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मतलब बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दूं ना, तो एक बार मॉड्यूल बनाने से, 2 बार मॉड्यूल बनाने से नहीं सिलेक्शन होगा। अगर जो कह रहे हैं एक बार बनाया है, 2 बार बनाया है, तो आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए, आपको पता पड़ जाएगा आपके फिजिकल में कितने नंबर आते होंगे या आपकी क्या गलतियां रहती होंगी। मिनिमम से भी मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम से भी मिनिमम, मतलब बहुत एक्सट्रीम मिनिमम की बात कर रहा हूं, 3 बार तो बनना चाहिए। और अगर मेरे से कोई एक कंफर्टेबल पोजीशन पूछे, तो 4 बार आपको बनाना चाहिए, ये मिनिमम है। जब तक 4 बार नहीं बनाओगे, तब तक आपको क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा। जिसने एक बार बनाया है, मैं अभी आपको मॉड्यूल नंबर 1 का कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, तो आप पता है क्या करोगे? आप अच्छे से पहले पढ़ोगे, धीरे धीरे, फिर उसको समझने की कोशिश करोगे कहना क्या चाह रहा है, फिर सोचोगे यार फॉर्मूला कौन सा लगता था इसमें, और फिर अप्लाई करोगे। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। आज जैसे कि सपोज करो, मैं तो चलो ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी जैसी भी एक्सपर्टाइज नहीं आएगी आप में, क्योंकि मुझे इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं। पर हम कैसे पढ़ते हैं, अब इसको ऐसे देख लो, क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आ गया, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया किस पैटर्न का है, सिर्फ हम वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज क्या क्या दे रखी है। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए किस पैटर्न का, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े, आपके सीधा हाथ चलने लग जाए। तभी तो यार 1 मिनट में एक क्वेश्चन होगा। ऐसे थोड़ा ना होगा, सोच रहे हैं बैठ के, पहले तो ये डिसाइड कर रहे हैं यार चैप्टर कौन सा था, फिर उसमें से सब टॉपिक कौन सा था, ये डिसाइड कर रहे हैं बैठ के। तो इतना तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। और ये पता है प्रैक्टिस कब आएगी? एक बार क्वेश्चन बनाने से नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर आज आप कोई नई चीज सीख रहे हो ना, तो नई चीज आपने सीख ली, आज मैंने आपको पढ़ा भी दिया, और बोल दूंगा मॉड्यूल बना लो, मॉड्यूल भी बन जाएगा। मजेदार बात तो यह है, मॉड्यूल भी बन जाएगा, एक बार तो मॉड्यूल सबसे ही बन जाएगा। पर जब वही क्वेश्चन 20 दिन बाद एग्जाम में उठकर आएगा, तो वो नहीं बन पाएगा। और ऐसा होता भी होगा बहुतों के साथ। जब मॉड्यूल बनाया था, वही क्वेश्चन उठकर आ रहा है 20 दिन बाद, वो नहीं बन रहा है। जब भी कोई नई चीज पढ़ते हैं ना अपन, तो जब तक आप उसको 3 से 4 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं आएगी। क्योंकि आज आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, वो आपके टेम्परेरी मेमोरी में शिफ्ट हुआ है। उसको परमानेंट में लाने के लिए आपको एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तब जाके वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होगा, और तब जाके आपकी वो स्पीड आएगी, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब इसको बनाना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ, पर ये चीज समझ लीजिए, आपको ये
4 बार बनाना पड़ेगा, और 4 बार बनाना के लिए इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता ही देता हूँ कब कब बनेगा। पहली बार अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको होमवर्क दूंगा ही, और आपको बनाना ही पड़ेगा होमवर्क। डिस्कशन भी होगा क्लास में, तो एक बार तो तब बन गया, ठीक है। दूसरी बार कब बनेगा? जब माइनर आने वाला होगा ना, माइनर, उससे पहले एक और बार बनाना, वरना सब गोल हो जाएगा। माइनर आने से पहले एक और बार बनेगा ये मॉड्यूल, मतलब 2 बार बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब माइनर आता है तो बात करो प्रीवियस सेक्शन भी आता है, तो तीसरी बार बन गया। और फिर कॉमन भी आएगा तो चौथी बार बन गया। मेजर आएगा तो 5 6 7 8 बार बनता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, कब कब बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब किसका मॉड्यूल था ये? अब इसको बनाना कैसे, इसको भी समझो। सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स में, ये मैं बिल्कुल आपको वेरीफाइड चीज बता रहा हूं, हर साल मैं सबको बताता हूं। आप भले दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करो मत करो, फिजिकल में करना। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपकी फिजिकल बदल जाएगी। सीरियसली बता रहा हूं, ये चीज आपने कर ली ना और दूसरे सब्जेक्ट में भी कर ली तो बेनिफिट ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स में 200 क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें से आपको कुल मिलाकर 40% क्वेश्चन मार्क करने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके मॉड्यूल में 200 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये जो मॉड्यूल है सबके पास जाता है, और ये मॉड्यूल ऐसा बनाया गया है कि सबके लिए सूटेबल भी हो। तो आपने देखा होगा 11th में कि जब आप कोई मॉड्यूल में क्वेश्चन बनाते हैं तो 3 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो लाइन से, वो सेम पैटर्न पर आते हैं, है ना। सेम पैटर्न पर आते हैं। उससे क्या होता है कि सपोज करो किसी से एक पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसके पास दूसरा एक और क्वेश्चन अवेलेबल है, दूसरा भी नहीं हुआ तो तीसरा अवेलेबल है, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा अवेलेबल है। एटलीस्ट 4 के बाद तो समझ ही जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है ना। तो ये एक जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये मॉड्यूल बनाया गया है कि सबके लिए सूटेबल हो। पर अब आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। अपना क्वेश्चन बैंक कैसे रेडी करेंगे? आप जब पहली बार मॉड्यूल बनाएंगे तो 200 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, आप उनको बहुत अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। वहां पर कोई स्पीड की टेस्ट नहीं करना है आपको। ऐसे नहीं करना है कि सर ने क्वेश्चन दिया है तो मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, नहीं। जब पहली बार बना रहे हो ना तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन का वेराइटी समझने की कोशिश करिए। पहली बार स्पीड नहीं देखना आपको। अगर एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट भी लग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसका टेक्निक समझ में आना चाहिए, किस वेराइटी का क्वेश्चन है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 200 में से आपको 40%, मिनिमम 40% क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, मतलब नहीं करना है, डेफिनेट है ये। और 200 का 40% कितना हो जाता है? 80 क्वेश्चंस, मतलब 80 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना है। अब 80 क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करना है? आपको 3 कैटेगरी बनानी है, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार। सिंगल स्टार वाले वो सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपने वैल्यूज क्वेश्चन से उठाई, फॉर्मूले में डाली, और फॉर्मूले में डालने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि फॉर्मूले में वैल्यू डाली आंसर आ गया ये सिंगल स्टार हो गया, नहीं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, पर बाद में देखा अरे यार ये लॉग एंटी लॉग भी सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल भी सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन भी लेना है। क्योंकि 11th में मुझे नहीं पता, पर 12th में आपको अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए कि इतना कितना अप्रोक्सीमेशन ले ताकि हम आंसर तक पहुंच सके। तो वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सिंगल स्टार क्वेश्चन हो जाएंगे। डबल स्टार क्वेश्चन वो होंगे कि जहां पर आपको फॉर्मूले तो याद है, पर फॉर्मूले याद होना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको उसके पीछे का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, वो सारा पता होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो उस क्वेश्चन में, वो डबल स्टार। और ट्रिपल स्टार क्वेश्चन वो हो जाएंगे जो हमसे बने ही नहीं। या मैं ऐसे कह दूं कि आपने मेरे से हेल्प ली तब जाके बना, या आपने मेरे से हिंट पूछा तब जाके बना। या बहुत बार पता है ऐसा भी होता है कि एक बार बनाया नहीं बना, दूसरी बार बनाया नहीं बना, तीसरी बार बनाया नहीं बना, बन नहीं रहा है ये क्वेश्चन। 8 बज गई, खाने का टाइम हो गया, खाना खाने के बाद बनाऊंगा मैं, है ना। खाना खाने चले गए, अब खाना खाते खाते याद है अरे हाँ पर ये करना था, आंसर आ जाएगा। ऐसा होता है जब कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल घूम जाता है ना उस क्वेश्चन में, और उसके पीछे बैक ऑफ माइंड वो चीज चल रही होती है, तो बैक ऑफ माइंड वो ऑपरेट करता रहता है, अपना दिमाग चलता रहता है यार क्या करना है क्या करना है। ऑल्दो हमारा खाने में ध्यान है, पर बैक ऑफ माइंड चलता रहेगा और एकदम से स्ट्राइक करेगा पॉइंट, और यार वहां मैं वो गलती कर रहा था। तो अगर ऐसी भी कभी कंडीशन आ जाए ना जिस क्वेश्चन के साथ, वो भी ट्रिपल स्टार।
बात समझ में आ रही है? हुआ है कभी ऐसा किसी के साथ? है ना, होता है, ये बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन कितने करना है, टोटल 80 क्वेश्चन करना है। और सपोज करो किसी के 80 नहीं होते हैं, इतने में ही 40 हो जाते हैं, है ना। ये कोई ऐसे अपने आप को प्रूव मत कर देना या टैग मत दे देना, सर मेरी केमिकल काइनेटिक्स बहुत जबरदस्त है, आपने 40% क्वेश्चन बोला है ना, मैं 4 सेलेक्ट करूंगा बस, मेरी इतनी जबरदस्त है केमिकल काइनेटिक्स, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी गलती मत करना। जब 6-7 महीने बाद आप एक केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल बनाओगे ना, जब मेजर में आएगा और आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन मार्क दिखेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर उड़ा हुआ नजर आएगा। तो इतना अपने पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए कि 80 क्वेश्चन बनाने पर अपना पूरा चैप्टर वापस से रिकॉल हो जाए। अब सपोज करो 80 क्वेश्चन नहीं हुए सेलेक्ट, तो आपको पता है क्या करना है, आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन भी मार्क करना है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन भी मार्क करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको कुछ टेबल वाले क्वेश्चन नजर आएंगे, है ना। ठीक है, टेबल वाले क्वेश्चन भी नजर आएंगे और उस टेबल को लैंग्वेज के फॉर्म में भी प्रेजेंट करा गया है, वो क्वेश्चन भी नजर आएंगे। मतलब टेबल वाले क्वेश्चन भी हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी हैं। अब हो सकता है कि आपकी टेबल वाले क्वेश्चन को बनाने में जबरदस्त एक्सपर्टाइज हो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने में भी जबरदस्त एक्सपर्टाइज हो, तो आप क्या करो, टेबल वाले क्वेश्चन जो आपसे सारे बन रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आ रही, उसमें से जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लगे ना, उसका एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, ताकि वो क्या होगा, वो एक वैरायटी तो इंक्लूड हो गई आपके 80 क्वेश्चन में से। तो जब 6-7 महीने बाद जब याद करोगे तो याद आएगा कि अरे हाँ यार, एक टेबल वाले क्वेश्चन भी होते थे। तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन भी आ गया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ गए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ गए, और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे पहली बार वो भी आ गए। मतलब मेरा एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बैंक रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 80 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर माइनर आता है, वापस से दूसरा माइनर आता है, जब वापस से प्रीवियस कोर्स आता है, तो आप ये 80 क्वेश्चन भी बना सकते हो। आपको 200 वापस बनाने की जरूरत नहीं है। और 80 तो मान लो कितना, 80 मिनट्स में बन जाएंगे, है ना। सपोज करो कॉमन आ गया, और कॉमन में क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर आते हैं, टाइम कम होता है, तो ये दोनों बनाओ ना यार। मेजर आ गया तो सिर्फ ये करके चल जाओ, मेजर में तो सारा ही आता है लगभग, तो सिर्फ ये करके चल जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी केमिकल काइनेटिक्स जबरदस्त है, मुझे बस एक बार टेस्ट करना है अपने आप को, तो सिर्फ ये बना लो, हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स खत्म। 200 क्यों बनाने हैं, 200 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक दो दिक्कत और आती है। एक दो दिक्कत ये आती है कि एक दो दिक्कत ये आती है कि टाइम मैनेजमेंट। जब घर में बैठ के बनाते हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, घर में पेपर बनाते तो सारे पेपर बन जाता है, पर एग्जामिनेशन टाइम में वो सिली मिस्टेक हो जाती है या वो चीज क्लिक नहीं होती है। वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। वैसे आपको प्रैक्टिस ऐसी भी करनी होगी, जब सामने घड़ी होगी, आपको स्टॉप वॉच ऑन करना पड़ेगा और आपको अपना टाइम देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ। पर ये चीज आप तब कब करेंगे, पहली बार जब मॉड्यूल बना रहे तब आपको टाइम नहीं देखना है कि कितनी देर में कितने करता हूँ। आपको क्या करना है, आप जब दूसरी या तीसरी बार मॉड्यूल बनाए, दूसरी या तीसरी बार या चौथी बार जब मॉड्यूल बनाए 80 क्वेश्चंस लेकर, तब आप एक बार घड़ी भी रख लेना। फिर आप अपनी स्पीड टेस्ट करना, क्योंकि अपन को चैप्टर से तो बिल्कुल रूबरू हो ही चुके हैं। जब चैप्टर से पूरा अच्छे से रूबरू हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बार जब वापस से मॉड्यूल बनाने जाएंगे, जब भी बनाएंगे, तो एक बार घड़ी रख के भी रखेंगे, घड़ी सामने रखेंगे, तो आपको अपनी स्पीड भी टेस्ट हो जाएगी, स्पीड का भी पता पड़ जाएगा कैसी स्पीड है, और उस स्पीड को जो मेंटेन कर रहा हूं मैं, उसमें कितनी एफिशिएंसी है। तो आपको घड़ी तो रखनी ही है। ठीक है, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सर वो पता नहीं एग्जाम में क्या होता है, क्लिक ही नहीं होता, पर घर पे आके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और घर पे आके इसलिए क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर 21 डेज में मेरे में पता नहीं ऐसी शक्तियां आ जाए कि मैं 1 मिनट में क्वेश्चन कर दूं, जबकि मैंने एक बार भी ऐसी प्रैक्टिस करी ही नहीं है 1 मिनट को 1 मिनट में करने की। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ, ऐसे कोई जादू मंत्र या ऐसी शक्तियां नहीं आने वाली है संडे को कि ऐसी शक्तियां आ जाए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा पॉसिबल। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताऊंगा। आज मैंने आपको पढ़ाया, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया, ठीक ठाक पढ़ा देता हूं मैं, है ना। और अगर मैं ठीक ठाक भी पढ़ाऊंगा ना, तब भी आपसे मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं ठीक ठाक ही पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक अच्छा पढ़ा देता हूँ है ना। अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो आपसे मॉड्यूल बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि आज पढ़ाया है, दिमाग में भी रहेगा, क्वेश्चन दूंगा तो फटाफट बन भी जाएंगे, है ना।
पर वही क्वेश्चन मैं 20 दिन बाद बोलूंगा या आपसे 15 दिन बाद बोलूंगा ना बनाने को, तो वो नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? रिटेन करने की टेंडेंसी नहीं है अपने पास अभी। जब भी कोई नई चीज पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में रिटेन करना आना चाहिए। इसका मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एविडेंस दे रहा हूं क्यों रिटेन करने की टेंडेंसी अपन को बढ़ानी चाहिए। क्योंकि सपोज करो 31 जनवरी में आपका नेट का पेपर है और आज 30 जनवरी है। आप 30 जनवरी को बैठकर 99 चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर सकते। आपके पास ऐसी शक्तियां नहीं आ सकती कि आप 99 चैप्टर एक ही दिन में रिवाइज कर लो। जब अगले दिन आपका नीट का पेपर होगा ना, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि यार उस चैप्टर को पढ़े हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं, पता नहीं याद होगा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है स्टूडेंट की। क्या 15 दिन हो गए सर मैंने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, 20 दिन हो गए, महीने भर से नहीं उठाया और टाइम आज है ही नहीं, कल नीट का पेपर है। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने रिटेन करने की कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। और रिटेन करने की कैपेसिटी कैसे बनानी है वही मैं बता रहा हूं आपको। एक बार मॉड्यूल बना दिया, दूसरी बार भी बना दिया। अगर किसी को कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि सर 2 बार मेरा मॉड्यूल बन चुका है और मुझे अपने आप इंटरनली कॉन्फिडेंस है कि मैं केमिकल काइनेटिक्स, अगर आज मुझे कोई बोले मॉड्यूल बनाने को, मैं बना सकता हूं। भले ही मैंने 15 दिन हो गए मेरे को पढ़े हुए, पर मैं बना सकता हूं। तो आप क्या करना, जब तीसरी बार मॉड्यूल बनाओगे ना, बिना पढ़े बना देना, बिना पढ़े बना देना, अगर इतना कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कोई बात नहीं है, तो नहीं कोई बात नहीं। क्या करेंगे, जब तीसरी बार मॉड्यूल बनाएंगे ना, तो आप क्या करना, चैप्टर पढ़ना, पर उसके बाद मॉड्यूल मत बनाना। क्योंकि चैप्टर पढ़ के तो मॉड्यूल डेफिनेटली बनेगा। आप चैप्टर आज पढ़ना, 6 दिन बाद मॉड्यूल बनाना बिना पढ़े। फिर वो 6 दिन के दौरान आपको एक बार भी नहीं पढ़ना है चैप्टर। तो आपका क्या होगा कि आपको ये दिमाग में हमेशा क्लिक करेगा, पिंच करेगा कि यार अभी मैं पढ़ रहा हूं तो 6 दिन तक तो मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 दिन बाद मॉड्यूल बनाना है, तो आप और अच्छे से पढ़ोगे। वरना क्या होता है, मॉड्यूल खुला रहता है, मॉड्यूल बना रहे हैं, नोट्स खुले हुए हैं, मॉड्यूल बना रहे हैं, एनसीईआरटी खुली हुई है, मॉड्यूल बना रहे हैं। अरे भूल गए क्वेश्चन, चलो एक बार देख लेते हैं, फॉर्मूला कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, आ गया आंसर। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और ऐसी बहुत सारी अनगिनत गलतियां करते हैं आप लोग। मैं सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, आपको खुद को रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ानी है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ानी है। स्पीड के लिए भी मैंने आपको बता दिया, आपको वॉच लगानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में नहीं, पर एंड में जब तीसरी चौथी बार लगाएंगे आप मॉड्यूल, तो वॉच लगानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है ना, सारी चीजें क्लियर है ना। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट एक और चीज मैं बताया था आपको। आप कैसे पढ़ना पसंद करेंगे, 2 ऑप्शन दे देता हूं। या तो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूं और बहुत सुंदर सुंदर आप नोट्स बनाएं, घर पे जाके उन नोट्स को खोलें, अपने आप को आप बहुत गर्ववान महसूस करें कि यार क्या नोट्स बनाए मैंने, अब इसको मैं याद करूंगा, और घर पे जाके इसको याद करें आप। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहीं पे नोट्स बनवाऊं आपसे और यहीं पे याद करा दूं। तो एक तरीका है, दूसरा तरीका। पर दूसरे के लिए मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 वे प्रोसेस कभी नहीं हो सकता, 2 वे प्रोसेस होता है। तब आप खुद सोच, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। क्योंकि एक जगह ऐसा बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, स्कूल इज नॉट अ प्लेस टू स्लीप। सुनना ध्यान से, स्कूल इज नॉट अ प्लेस टू स्लीप एंड होम इज नॉट अ प्लेस टू स्टडी। समझ में आ रहा है? स्कूल इज नॉट अ प्लेस टू स्लीप एंड होम इज नॉट अ प्लेस टू स्टडी। तो मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा ज्यादा ही बिलीव करता हूं। यहाँ पढ़ लो और बहुत अच्छे से पढ़ लो, और घर पे जाके ऐसे नहीं कि बोलना ही नहीं है। है ना। आपको घर पे क्या करना है, घर पे आपको सिर्फ 15 के लिए नोट्स खोलने हैं और आपको उसको पढ़ना नहीं है। आप जो यहाँ से पढ़कर गए हैं उसको वहां पे रिवाइज करना है कि यार सर ने ये फॉर्मूला बताया था KT = 2.303 log A0/80, वही है ना, हाँ A0, ठीक है, हो गया। ऐसे आपको बस वहां पर सिर्फ 15 मिनट का रिवीजन करना है और आपको क्वेश्चन बनाना है। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ मेरे साथ ही करना। ये स्लोगन कहीं और टीचर को मत बता देना, यार वो DP सर कह के गए थे ये ऐसे ऐसे ऐसे, हमें घर पे नहीं पढ़ना है। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही एप्लीकेबल होगा, है ना। और ये चीज जो मैंने बताई है, ये अगर आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, पर फिजिकल केमिस्ट्री में करना ही पड़ेगा आपको। दिस इज फॉर श्योर। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री मस्त हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करा है ना, मतलब आपको यहीं पे याद करनी है सारी चीजें।
तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मेरे को क्लास में कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए कि आप अपने आप वहां से पीछे से कमेंट्स पास कर रहे हैं, अरे यार बोर हो रही है क्लास, चलो थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाते हैं क्लास को। आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए। आपको अपने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंजॉय करिए, आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं अलग से ऐसे बिन फालतू की आंडू पांडू बातें भी नहीं करूंगा। पढ़ाते पढ़ाते ही आपको मजा आने लग जाएगा, है ना। पढ़ाने का स्टाइल ही बिल्कुल आंडू पांडू टाइप है मेरा। है ना। तब अपने आप ही समझ जाओगे, आपको कभी भी आप ना तो बोर फील करोगे, बोरियत फील करोगे, या नींद आने लगेगी। और अगर किसी को भी दिक्कत हो, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, नहीं पढ़ना है, नहीं अटेंड करना है, बैग उठाओ और जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल कंडीशन कुछ आ गई या घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप बैग उठाइए और चले जाइए, ठीक है। मेरे को डिस्टर्ब मत करो बस। मोबाइल देख रहे हैं, उसको देख देख के हंस रहे हैं, ये हरकतें मत करना बस, है ना। आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है, मुझे आप जो भी करो करो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतनी चालाकी से आप काम करो कि मेरे को ना पता पड़े। ये बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर ध्यान दो। और लास्ट चीज एक और बोलूंगा, अगर मैं कुछ भी आपसे पूछता हूं तो मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं अगर आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो आप जवाब देंगे, भले ही गलत, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा किसी से भी। अगर आज ये लड़का 100 क्वेश्चन के 100 गलत आंसर देता है तो मेरे लिए कोई इमेज क्रिएट नहीं हो रही है इसके लिए। मैं कोई इंटरनल मार्क्स नहीं देने वाला हूं जो नेट के पास जाएंगे इसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि 100 क्वेश्चन गलत देने के बाद 101 वाला ये गलत ही दे रहा है। अप्रिशिएट करूंगा, कम से कम दे तो रहा है, ये दिमाग चल रहा है तभी तो आंसर कर पा रहा है। तो जब तक आप आंसर नहीं करेंगे ना, जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में वो चीज चढ़ेगी नहीं। ये चीज ध्यान रखना, ये एक रिसर्च पेपर्स की मैं बात बता रहा हूं कि जब तक आप कोई चीज बोलते नहीं है वो दिमाग में चढ़ती नहीं है। अगर आज आप सो रहे हैं और मैं आपको कह दूं यार ये कॉपी है, इस पे नाम लिख दो, तो आप भले अनकॉन्शियस भी होंगे ना, तब भी आप सही नाम लिख देंगे। पर अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स का कोई फॉर्मूला पूछ लूं, ये डेल्टा इसका फॉर्मूला बता जरा, सोचने लग जाएंगे, उठना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, यार क्या था, सांस भराएगी। तो वो चीज अगर आपने बहुत बार रिवाइज नहीं करी है, बहुत बार बोली नहीं है, बहुत बार हाथ से नहीं लिखी है, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। अपना नाम बहुत बार हाथ से लिखा है अपन ने, तो कॉन्शियस होने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना देखे भी सही से लिख देंगे नाम। तो जब तक आप चीजें बोलेंगे नहीं, तब तक दिमाग में बैठेंगी नहीं। तो आपको सारी चीजें रिस्पॉन्ड करना है आपको बस। ये बात समझ में आ रही है। मतलब क्लास जो होनी चाहिए ना, वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मतलब वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए, टू वे प्रोसेस होना चाहिए। और मैं थोड़े दिनों में आपको ये प्रूव कर दूंगा कि आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आप ही मुझे पढ़ा रहे हो। मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप ही जवाब दोगे, और आगे चलती चली जाएगी क्लास। और ऐसे 45 लेक्चर निकल जाएंगे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखना, ऐसे नहीं धीरे धीरे लिख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जब तक मैं नहीं बोलता हूं तब तक आपको नहीं पढ़नी है। मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। विश्वास कर सकते हो आप मेरे पे, ऑल्दो पहले दिन किसी पे विश्वास नहीं करा जा सकता है ना। थोड़ा टाइम लगता है विश्वास करने में, पर हाँ, आपको अभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी सीक्वेंस है एनसीईआरटी की जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस है। जो मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी में पहले में दे रखा है, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। पर मैं आपके एनसीईआरटी पूरी कवर करा दूंगा, आप इसकी बिल्कुल बेफिक्र रहिए। केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले केमिकल वर्ड की बात करें। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जो नाम दे रखा है ना, इससे कुछ मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि अपन थोड़ा बहुत अपन को एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने के वाले हैं। केमिकल की बात करें तो केमिकल क्या होता है? केमिकल बेसिकली सब्सटेंस होता है, या अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जिसे अपन यूज करते हैं, या जिसको अपन प्रोड्यूस करते हैं, किसकी मदद से? केमिकल रिएक्शन की मदद से। तो केमिकल इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। काइनेटिक्स की बात करें तो ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, ये कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, ग्रीक वर्ड से डिराइव होकर आया है, जिसे अपन बोलते हैं काइनेसिस। काइनेसिस, ठीक है। और इस काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट।
मूवमेंट और मोशन, मूवमेंट और मोशन। मतलब अगर मैं इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को कंबाइन करूं तो मीनिंग ऐसे निकल कर आ रही है मूवमेंट ऑफ केमिकल्स, है ना, मूवमेंट ऑफ केमिकल्स। या अपन ऐसे बोल सकते हैं इस चैप्टर में अपन को केमिकल के मूवमेंट के बारे में बात करनी है, केमिकल के मोशन के बारे में बात करनी है। और अगर अपन किसी के मूवमेंट या मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली अपन वहां पर किसके बारे में बात करेंगे, उसके रेट के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में भी आप देखते होंगे मूवमेंट या मोशन जब भी वर्ड यूज होता है तो वहां पर आप कहीं ना कहीं स्पीड, वेलोसिटी, रेट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अपन किसके बारे में बात करेंगे, रिएक्शन की रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखी हैं वहां पर आपने कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं देखी होगी जो रिएक्शन के रेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे। थोड़ा सा रिकॉल करिए, 11th क्लास में आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है मोल में कोई रेट की बात नहीं हुई, एटॉमिक में रेट की बात नहीं हुई, रिडॉक्स में रेट की बात नहीं हुई, बीओजी में रेट की बात नहीं हुई, आयनिक में भी रेट की बात नहीं हुई। केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डाउट आ सकता है और थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा डाउट आ सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स अपन को क्या बताती है, थर्मोडायनेमिक्स अपन को यह बताती है फिजिबिलिटी के बारे में बताती है। सपोज करो दो मेरे पास सब्सटेंसेस हैं, अननोन सब्सटेंसेस, मुझे नहीं पता क्या है ये, है ना। अब मुझे इसकी रिएक्शन करानी है, तो जब मैं इन दोनों अननोन सब्सटेंसेस की रिएक्शन कराता हूं तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो मान लो रिएक्शन कर भी दी इन्होंने, है ना। अगर मान लो इन्होंने रिएक्शन कर भी दी तो ये जो रिएक्शन होने वाली है वो स्पॉन्टेनियसली होगी या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताता नहीं है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कराई जाएगी या नहीं कराई जा सकती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, केमिकल इक्विलिब्रियम रेट के बारे में नहीं बताता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है। याद करो, मान लो ऐसे समझो कि रिएक्टेंट है और उसका कंसंट्रेशन है 10 मोलर, रिएक्टेंट है इनिशियली और उसका कंसंट्रेशन है 10 मोलर। जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सिर्फ 5 मोलर रह जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम आने के लिए उसको कितना खत्म होना पड़ा, 50%। याद करो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते थे वहां पर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम अपन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, रेट के बारे में नहीं बताता है। रेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको फिजिकल केमिस्ट्री की वही ब्रांच देगी जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर केमिकल काइनेटिक्स से अपन को किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन से अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको यह पता चल सकता है कि कितनी रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस रिएक्शन किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो मैं ऐसे कह दूं कि कितने टाइम में रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को रेट से मिल सकती है। कितने टाइम में रिएक्शन खत्म हो जाएगी ये भी अपन को पता चल सकता है। रेट पता पड़ गई तो टाइम मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अपन को केमिकल काइनेटिक्स से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता पड़ता है। और इस चैप्टर को खत्म होने में लगभग 12 लेक्चर लगेंगे, है ना। तो क्या पूरे 12 लेक्चर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नहीं। अपन इस चैप्टर में 2 और चीजें पढ़ेंगे, मतलब कुल मिलाकर अपन 3 चीजें पढ़ेंगे। दूसरी चीज अपन यहां पर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और तीसरी चीज यहां पर अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया ये क्या बता रहा है। एक बार मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। याद करो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म पढ़ा होगा 11th क्लास में। और SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म में आपने ये पता करने की कोशिश करी होगी कि माइनर प्रोडक्ट कौन सा है और मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रिडिक्ट करते थे आप। ये माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रिडिक्शन आप करते थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मदद से, जिसे आप बोलते हैं RDS। और RDS के बारे में बताने वाला केमिकल काइनेटिक्स है।
RDS फुल फॉर्म रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप, और जो स्लो और फास्ट के बारे में बात करेगा वो केमिकल काइनेटिक्स करेगा। तो आरडीएस के बारे में बता कौन रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। और आरडीएस के बारे में जब केमिकल काइनेटिक्स बता रहा है तो माइनर और मेजर प्रोडक्ट के बारे में इनडायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो केमिकल काइनेटिक्स से मिल रही है। ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट जो आप प्रेडिक्ट करते थे ना, ये थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करते थे, कॉपी पेन की मदद से प्रेडिक्ट करते थे, कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करा होगा, है ना। बेसिकली पूरा प्रोसीजर क्या होता है, जब भी अपन मेजर और माइनर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कराया जाता है और एक्सपेरिमेंट से आंसर निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंट की मदद से अपन ये पता करते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बाद अपन थ्योरी डेवलप करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले थ्योरी डेवलप हो गई फिर एक्सपेरिमेंट कराने जा रहे हैं। प्रिंसिपल लॉ जब भी आते हैं तो पहले एविडेंस होते हैं, उसके बाद लॉ लिखे जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से पता चलता है कि मेजर प्रोडक्ट ये है, माइनर प्रोडक्ट ये है, फिर थ्योरी डेवलप करी जाती है। और एक्सपेरिमेंट कराने में मदद कौन कर रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में भी कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स बताता है। और ये आपको समझ में आ गया होगा नाम से ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। जो रिएक्शन की रेट को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे समझो आप, सपोज करो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं भरी बारिश में करा रहा हूं। उस रिएक्शन को मैं क्या करा रहा हूं? भरी बारिश में करा रहा हूं। और उसी रिएक्शन को मैं एक सूखे पथरीले जगह करा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, रेट सेम होगी या डिफरेंट? डिफरेंट होगी। अब ऐसे सोच लो, कोई एक रिएक्शन है, उसको मैं बंद कमरे में छुपा के करा रहा हूं, अकेले, और उसी रिएक्शन को मैं खुलेआम सबके सामने देख देख कर करवा रहा हूं। तो मुझे बताओ, रेट सेम या डिफरेंट? फोटोकेमिकल रिएक्शन, सनलाइट में कराओगे तो अलग रेट से होगी, डार्क में कराओगे अलग रेट से होगी। कोई एक रिएक्शन है जिसको मैं विंटर में करा रहा हूं और उसी रिएक्शन को मैं समर में करा रहा हूं, तो रेट सेम होगी या डिफरेंट होगी? टेम्परेचर। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में अपन को यहां पर पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मतलब इस चैप्टर में अपन को कुल मिलाकर कितनी चीजें पढ़नी है? 3 चीजें। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहता हूं, सिंपल वर्ड्स में, तो एक चीज तो समझ में आती है कि थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की क्या है? ब्रांचेस हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ये क्या है? वन ऑफ द ब्रांचेस, जो रेट के बारे में बताती है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड, तो लिख लो यार, it is the branch of physical chemistry, it is the branch of physical chemistry which deals with the study of, it is the branch of physical chemistry which deals with the study of, it is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factors affecting rate of reaction. यहां समझ में आ रहा है ये इट क्या है? ये इट जो लिख रखा है, हाँ, ये केमिकल काइनेटिक्स है ना। It is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction, factors affecting rate of reaction and factors affecting rate of reaction and factors affecting rate of reaction. पीछे फॉन्ट साइज सही है? आवाज आ रही है? ओके, बहुत समझ में आ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हटा दो ये सारा, है ना। It is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factors affecting rate of reaction. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अपन किन रिएक्शंस की रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि दुनिया की सारी रिएक्शन की रेट कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अपन को ये पहले पता हो करना पड़ेगा कि किन रिएक्शन की अपन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर ही तो रेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। Classification of chemical reaction on the basis of rate. लिखना मत अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। भैया एक काम करना, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अपन यहां पर केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शंस, और थर्ड है मॉडरेट। तो है पर मैं सोच रहा हूं कहां लिखूं, लिख देता हूं यहीं पे, लिख देता हूं, बाद में बैठा दूंगा, नहीं आ पाएगा यहाँ पे। मॉडरेट, और मॉडरेट को अपन बोलते हैं स्लो रिएक्शंस। मॉडरेट को और क्या बोलते हैं अपन, स्लो रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और स्लो। ठीक है, यहां पर ऐसे बोलते हैं, वेरी फास्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, वेरी स्लो मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, एक और चीज, मॉड्यूल ना यार बेंच पे मत रखना या खोल के भी मत रखना, उसको आप कॉपी में डाल, बैग में डाल दीजिए, है ना। क्रॉस चेक आप घर पे जाके बिल्कुल करिए कि सही पढ़ा है या गलत पढ़ा दिया है। क्रॉस चेक करने का काम आप घर पे करिए, है ना। पर अभी बिल्कुल यहाँ पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि मॉड्यूल खुला रहता है ना, तो फिर ये देखते रहते हैं, अच्छा यार ये सीक्वेंस तो ऐसी चल रही थी, सर ने ऐसे पढ़ा दिया, है ना। तो वो बिन फालतू डिस्ट्रैक्शन होगा। आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है बस उसी पे ध्यान दीजिए, सारी चीज कवर हो जाएगी, बल्कि ज्यादा ही पढ़ा दूंगा मैं, है ना। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, अब नाम से तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब इन रिएक्शंस की रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा है या बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। वेरी स्लो की बहुत बहुत कम। और मॉडरेट रिएक्शंस की बात करें मतलब इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट रेट होगी, इन दोनों के बीच की रेट होगी, है ना। सभी स्टूडेंट्स कल क्लास आते समय बुक स्टोर से केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 3 प्राप्त करना है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अब मतलब तो समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। देखो डायरेक्टली बता दूंगा तो इतना मजा भी नहीं आएगा, मैं कुछ रियल लाइफ, डेली लाइफ के एग्जांपल बताता हूं आपको। आप ये प्रेडिक्ट करिए कि इन एग्जांपल्स को किसके अंदर कैटेगराइज करना है। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐश्वर्या राय एक एड करा करती थी पहले नक्षत्र डायमंड्स का। उसकी एक टैगलाइन होती थी, हीरा है सदा के लिए। अगर इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो इट्स लाइक डायमंड इज फॉर एवर, है ना। हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर, है ना। समझ में आ रहा है ना ये लाइन तो, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एक स्टेटमेंट पास करती है। थर्मोडायनेमिक्स कहती है कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट इज पॉसिबल एंड इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स कह रही है डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में होता है और स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब अपने आप होता है। और इधर ऐश्वर्या राय कह रही है डायमंड इज फॉर एवर, वो कह रही है डायमंड हाँ सदा के लिए है, हीरा सदा के लिए है। और थर्मोडायनेमिक्स यहां पर कह रही है कि वो तो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। इस एग्जाम्पल से आपको दो चीजें समझ में आएगी। एक तो आपको यह समझ में आएगा कि किसके अंदर कैटेगराइजेशन करना है, और दूसरी ये चीज समझ में आएगी कि थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंस क्या है। अब दोनों के ऐसा लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो यहां तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो गलत बोल रही हो, और मेरी जो ऐश्वर्या, मेरी नहीं जिसकी भी है, जो ऐश्वर्या राय है वो गलत बोल रही हो। पर मजेदार बात यह है कि दोनों ही सही बोल रहे हैं, दोनों ही गलत नहीं है। दोनों गलत कैसे नहीं है, सुनना ध्यान से। डायमंड
ग्रेफाइट में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो रहा है, ये दिस इज फैक्ट, दिस इज प्रूवन फैक्ट। हाँ, हो भी रहा है, पर वो जो कन्वर्जन है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, जो आप देख नहीं सकते। मतलब इस कन्वर्जन की रेट इतनी स्लो है कि एक पूरा ह्यूमन लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, पर ये कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता है। याद करो कोहिनूर डायमंड, एक क्वीन से दूसरी क्वीन पास होता था, दूसरी क्वीन से तीसरी क्वीन पास होता था। क्वीन एलिजाबेथ निमट चुकी है, पर डायमंड अभी भी है, और वो इंडिया का ही है ना। वो डायमंड अभी भी है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, पर वो कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता। हाँ, पर कन्वर्जन पॉसिबल है और स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब कन्वर्जन इज पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, पर इस कन्वर्जन को होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कंप्लीट होते होते। तो ये चीज भी समझ में आ रही है कि बहुत वेरी 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 स्लो प्रोसेस है। ये बात समझ में आ रही है? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है? फिजिबिलिटी के बारे में बता रहा है। केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में बता रहा है? रेट के बारे में बता रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे अपन? वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। दूसरा एग्जांपल, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। अब आपको यह पता है 6 सेकंड में क्या होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे अपन, है ना। 6 सेकंड में क्या होगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, काम कितनी देर में शुरू हो रहा है? 6 सेकंड में। मतलब उसके एक्शन की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 6 सेकंड है ना। वो जो भी ड्रग है, जो भी केमिकल है, वो कितनी देर में शुरू हो रहा है? 6 सेकंड में शुरू हो जाता है। तो आप मुझे बताओ इसको किसके अंदर कैटेगराइज करूं? वेरी फास्ट। ये बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन कहां पे कैटेगराइज करूं? वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट? मॉडरेट, मॉडरेट के अंदर कैटेगराइज करें। एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। सपोज करो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की रेट कैलकुलेट करनी है ना, और आपके घर बिल्कुल नई शानदार चमचमाती हुई गाड़ी आई है, नई गाड़ी आई है घर में। आप क्या कर रहे हो? वहां पर गाड़ी के पास बैठकर कुर्सी टेबल लगा के, टाइमर लगा के, घड़ी पेंसिल सब चीज इकट्ठा करके अब रेट कैलकुलेट कर रहे हो किसकी? गाड़ी के रस्ट होने की। इतना जबरदस्त काम कर रहे हो आप। नई गाड़ी आई है, शोरूम से निकली हुई, और पास में आप बैठ गए गाड़ी के, क्या करने? गाड़ी की रस्ट की रेट कैलकुलेट करने बैठ गया। और घर वाले परेशान, आपने किसी को बताया नहीं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको पता था आप भयंकर वाली बेवकूफी कर रहे हो। आपको कोई ऑस्कर नहीं देगा। सर ऑस्कर तो सिनेमा में मिलता है, अरे आपको नोबेल प्राइज भी कोई नहीं देगा, है ना। अब आपके घर वाले परेशान, बेटा 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, गाड़ी के पास खड़ा है, मेहनत मेरी थी, पैसा मैंने कमाया, टेंशन उसको होती है, ये कर क्या रहा है? अरे बेटा क्या कर रहे हो? पापा रस्टिंग ऑफ आयरन की रेट कैलकुलेट कर रहा हूं। ये बेवकूफ, 6-7 साल बाद गाड़ी रस्ट होगी, अभी से क्यों बैठ गए? इतनी फुर्सत कहां से लाते हो? तो मुझे एक बात बताओ, क्या गाड़ी तुरंत रस्ट हो जाएगी? 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी? वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होगा। नेकेड आई से देखते देखते 6-7 साल लग जाएंगे आपको, तब जाके जरा सा कहीं जाके रस्ट हुआ होगा। तो रस्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 6-7 साल लग रहे हैं। वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो रिएक्शंस। ये बात समझ में आ रही है? कोई कोई कहेगा सर मेरा तो 15 दिन में ही हो जाता है। अरे घोंचू, वो आप रस्टेड आयरन लेकर आए हो पहले से ही, तभी 15 दिन में आपका लोहा जंग आ जाता है ना। क्योंकि जब भी अपन आयरन को यूज करते हैं ना, उस पर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराया जाता है, पेंट कराते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। वो सब करा के ही कहीं यूज करा जाता है उसको, ठीक है। आप जो लेकर बैठे हो वो ऑक्सीडाइज्ड आयरन है पहले से ही, वो पहले से ही रस्ट खा चुका है, तो धमाधम रस्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया। एक चौथा एग्जाम्पल और दे देता हूं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप जब एमबीबीएस करने जाएंगे तो वहां पर भी ये ऐसे नहीं केमिकल काइनेटिक्स बोलकर यूज कराया जाएगा, पर यूज होगा। ये क्यों यूज होगा? आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज। सपोज करो आप डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस क्लियर हो गया, और आपने अपने आप को भयंकर वाला डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया। मतलब एमबीबीएस करते ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन चुका हूँ। घर वालों को भी बोल दिया। घर वालों को थोड़ी सी समझ कम थी,
बच्चा कह रहा है वो डॉक्टर बन चुका है, आहा। आपके घर वालों के पास पैसा है लपक के। उन्होंने कहा यार बेटा डॉक्टर बन गया मेरा, सिर्फ एमबीबीएस करके आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर। एमबीबीएस करके डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, कर तो देते हैं पर कोई काम के नहीं रहते हैं। है ना। किसी किसी का आज मिथ बिल्कुल टूट जाएगा। कोई कोई ये सोच के बैठा होगा एमबीबीएस करने पर डॉक्टर हो जाती है ना, पर उसके बाद भी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। हो सकता है आज ही बहुत सारे जने छोड़ दें। है ना। तो आपने डिक्लेयर कर दिया, घर वालों को भी बता दिया, घर वालों को बहुत पैसा था, उन्होंने आपके लिए 1 करोड़ का चेंबर बना दिया। चेंबर नाली के चेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक क्लिनिक टाइप होता है ना जिसमें एक डॉक्टर बैठता है अच्छे से, वो मस्त 1 करोड़ का आपके लिए बना के दे दिया गिफ्ट। आपने मस्त चमचमाता हुआ बोर्ड आपने रेडी करा, और जैसे ही आपका इनॉग्रेशन हुआ 2 पेशेंट भागते हैं, भागते भागते एक अपना सर पकड़ के आ रहा है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब सर बहुत दर्द हो रहा है। एक अपना दिल पकड़ के आ रहा है, डॉक्टर साहब सांस नहीं ली जा रही, बहुत दर्द हो रहा है। आपको समझ में आ गया उसका सर दर्द हो रहा है, इसका सीना दुख रहा है, सीना नहीं दुख रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। है ना। अब आपके पास क्या है, 2 टाइप के ड्रग हैं, ड्रग वो वाले नहीं। है ना, 2 टाइप के ड्रग है, एक इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है और एक हौले हौले रिस्पॉन्ड करता है। अब आपने अपना खुराफाती दिमाग लगाया, क्योंकि आप एमबीबीएस करते ही अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हो डॉक्टर, मतलब आप खुराफात से कम नहीं हो। है ना। उसके ऊपर से प्राइवेट कॉलेज का तड़का लग चुका है आपके साथ, तो भयंकर खुराफाती हो आप। अब हुआ ये कि आपने दिमाग लगाया। दिमाग कैसे लगाया, सिर तेजी से चलता है, दिमाग तेजी से चलता है, तो इसको क्विक रिस्पॉन्ड वाला ड्रग दूंगा मैं। आपने क्विक रिस्पॉन्ड वाला ड्रग दे दिया। पेन किलर, 2 टाइप के पेन किलर थे, धीरे धीरे चलता है, टप 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 करके आपने स्लो रिस्पॉन्ड वाला ड्रग उस बेचारे हार्ट अटैक वाले को दे दिया। है ना। अब जैसे ही उसको आपने ड्रग दिया, वो माथे पे पता नहीं क्या बांध कर आया था, पूरा गमछा ऐसे टाइट बांध कर आया था कि सर ना दर्द हो। उसने खोला, अरे यार क्या गजब की गोली दी डॉक्टर साहब आपने, मेरा तुरंत दर्द ठीक हो गया। ऐसा डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा कि गोली लेते ही दर्द ठीक, वरना मुझे सोना पड़ता था, 3-4 घंटे के बाद रिलीफ मिलता था। क्या डॉक्टर हो यार आप। डॉक्टर साहब एक सेल्फी, आप रेडी हो रहे हो, चश्मा वश्मा ऊपर कर रहे हो, आप मस्त एंटरटेन हो रहे हो उसके साथ। ख्याल आया कि यार एक और आया था। अरे भाई, ओ बहन, ओ भाई, अरे कुछ तो बोलो, रिस्पॉन्ड कर लो, चलो आखिरी बार कुछ ही बोलकर चले जाओ। वो जा चुके हैं बेचारे। समझ में आया ना क्यों हुआ ऐसा। याद करो जब भयंकर बुखार होता था और डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर पूछता नहीं था कि गोली दूं या इंजेक्शन दूं, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाता था, क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। और जब नॉर्मल बुखार होता था तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता था, बेटा गोली खाओगे या इंजेक्शन दो, गोली खाऊंगा मैं। तो आपको गोली प्रोवाइड करी जाती थी, इंजेक्शन तब नहीं लगाया जाता था। इंजेक्शन एक्सट्रीम केस में लगाया जाता है जब क्विक रिस्पॉन्ड चाहिए होता है। तो याद करो, जब भी ये चीजें होती हैं तो डॉक्टर को यह पता होता है कि ये ड्रग कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगा और इसका असर कितनी देर तक रहेगा। याद करो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने बोला होगा 1 दिन में 3 गोली लेनी है, 8 घंटे तक का असर रहता है एक गोली का। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितने देर तक का इसका असर रहेगा और कितनी देर में ये रिस्पॉन्ड करेगा। कोई कोई डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 1 दिन में 2 ही गोली लेनी है, मतलब उस गोली का, उस ड्रग का 12 घंटे का असर रहता है। ये सारी चीजें आपको बताती है केमिकल काइनेटिक्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और क्वेश्चन डेफिनेटली आता है क्योंकि ये मेडिकल साइंस से भी रिलेटेड है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दिया अपन, इसके आगे इसके बारे में अब आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें वेरी फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन की रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। अगर रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा है तो आप मुझे बताओ टाइम ऑफ कंप्लीशन ज्यादा या कम, कम होगा, मतलब मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, कम होगा। अच्छा, कम भी सबका अलग अलग होता है, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन, यहां पर जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो होता है 10⁻⁻16 सेकेंड टू 10⁻⁻14 सेकेंड, इतना कम होता है। क्या ये टाइम मैं मेजर कर सकता हूं, घड़ी से मेजर कर सकता हूं क्या, डिजिटल वॉच, मोबाइल, ये सेकेंड है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 10⁻⁻16 लिखा हुआ है, मतलब 1/1 के बाद 16 जीरो लगाओ आप, तब जाके वैल्यू जो आएगी
वो होगी 10⁻⁻16 सेकेंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से भी बहुत बहुत कम। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर इतनी जल्दी कोई रिएक्शन खत्म भी हो सकती है? अब बिल्कुल हो सकती है। कौन सी रिएक्शन होगी? आयनिक रिएक्शंस। तो यहां पर अपन बोलेंगे जनरली आयनिक रिएक्शंस। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, साथ साथ लिखना है आपको। हाँ, देखना नहीं है कि सर पहले पूरा बोर्ड भरेंगे फिर हम लिखना शुरू करेंगे, साथ साथ लिखो इसको। आयनिक रिएक्शंस लाइक, अच्छा आयनिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एसिड बेस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, और कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिन्हें अपन आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सेट्रा। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं आयनिक रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मुझे एग्जांपल बता सकते हो? एसिड बेस, एसिड HCl बेस ले लो, NaOH, क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट मिलेगा, NaCl प्लस H2O। ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। एक एग्जांपल अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl प्लस NaNO3। क्या मुझे बता सकते हो AgCl और NaNO3 में से कौन प्रेसिपिटेट होगा? AgCl का व्हाइट पपीता बनेगा, AgCl का व्हाइट पपीता बनेगा। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। प्रेसिपिटेट को कैसे पहचानते हैं? ये जो एरो होता है डाउनवर्ड होता है, मतलब ये बॉटम में सेटल हो जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, क्या इन रिएक्शंस की रेट कैलकुलेट करना पॉसिबल या इम्पॉसिबल? मतलब मैं कह सकता हूं वेरी फास्ट रिएक्शंस की रेट कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट rate of these type of reactions. नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें वेरी स्लो रिएक्शंस की, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, जवाब आप ही को देना है। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत कम। अगर रिएक्शन की रेट बहुत बहुत कम है तो आप मुझे बताओ टाइम ऑफ कंप्लीशन बहुत बहुत ज्यादा होगा, है ना? मतलब टाइम ऑफ कंप्लीशन बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप मुझे बताओ टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए? बहुत बहुत ज्यादा। अरे बहुत बहुत ज्यादा भी कितना ज्यादा? मतलब मैं बोल सकता हूं मंथ्स और इवन ईयर्स। एग्जाम्पल फटाफट, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत बढ़िया, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक और एग्जाम्पल बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, और कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डायमंड इनटू ग्रेफाइट। अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब डेल्टा जी का होगा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? डेल्टा जी क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इन रिएक्शंस की रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हैं, पर क्या करना प्रॉफिटेबल जॉब होगा? नहीं होगा। इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल जॉब टू कैलकुलेट रेट ऑफ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस।
रहा हूं मैं वेरी फास्ट, मिटा दूं ये? तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था? हाँ, मॉडरेट। मॉडरेट का दूसरा नाम मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, मॉडरेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं? वेरी फास्ट पढ़ चुके हैं, और दूसरा अपन पढ़ चुके हैं वेरी स्लो। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं मॉडरेट रिएक्शन की जो रेट होगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इनका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा, इनका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा वो भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा? ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बता सकते हो टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए इन रिएक्शंस का? मिनट्स और आवर्स, है ना? मिनट्स और इवन आवर्स। अच्छा, एक और चीज, अब ध्यान से इधर सुनो, लिखो मत, दिमाग में वैसे तो डाउट नहीं आ रहा होगा, पर मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है आयनिक रिएक्शन है, और आयनिक रिएक्शन को मैंने बोला वेरी फास्ट रिएक्शन, और इनका टाइम ऑफ कंप्लीशन था 10⁻⁻16 10⁻14, ठीक है? पर यहां पर ऐसा हुआ क्या कि रिएक्शन तुरंत खत्म हो गई? मतलब आपने इंग्रेडिएंट्स डाले और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा क्या हुआ यहां पर? सुनना ध्यान से, ये जो HCl और NaOH होता है, ये क्या होते हैं? ये अपने अपने एक्वस सोल्यूशन में मौजूद होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने अपने एक्वस सोल्यूशन में मौजूद होते हैं, और एक्वस सोल्यूशन में होने के कारण ये प्लस माइनस में होते हैं। एक्वस सोल्यूशन में होने के कारण ये क्या होते हैं? आयनाइज फॉर्म में होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 100% है। तो ये क्या होते हैं? आयंस के फॉर्म में होते हैं। अब जैसे ही आप इन दोनों को मिलाते हो तो बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये पॉजिटिव इज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव इज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, जैसे ही आप इनको मिलाओगे ना, यहां पर कुछ हो नहीं रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं बस। और कंबाइन होने में जो टाइम लगता है वो 10⁻16 के ऑर्डर का होता है। इसलिए आयनिक रिएक्शंस को अपन वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मॉडरेट रिएक्शन की बात करें तो यहां पर टाइम ऑफ कंप्लीशन आपने कहा कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब टाइम ऑफ कंप्लीशन जो होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए मिनट्स और इवन आवर्स। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो मिनट्स और आवर्स में कंप्लीट हो जाती है? अगर गलती से कभी आप लैब गए होंगे और आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो आप देखना कि आपको उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिनट्स में मिल जाता है। ऐसे नहीं घंटों तक लैबों में बैठे हैं, कोई नहीं बैठने देता, कोई स्कूल वाला नहीं बैठने देता, 4-5 मिनट 10-12 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है ना? तो आप ये हमेशा देखना, जनरली आप ये देखोगे कि जो रिएक्शन, जो एक्सपेरिमेंट आपने करा है, उस एक्सपेरिमेंट में जो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब जनरली जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी किस में कैटेगराइज होती हैं? मॉडरेट रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं बोल सकता हूं जनरली molecular reactions are slow reactions। एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2O2 का डिकम्पोजिशन जो होता है वो इजीली हो जाता है, ये आपने देखा भी होगा 11th क्लास में। ये किस में टूटता है? H2O प्लस O2 में। इसको बैलेंस कर सकते हो आप, ये 2 2 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO-C2H5। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं मतलब वाटर के प्रेजेंस में होगा, और एसिडिक मीडियम में मतलब फ्री H+ आयंस मौजूद होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मिलेगा क्या मुझे? यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? CH3COOH प्लस C2H5OH, मतलब मुझे एसिड मिलेगा और एल्कोहल मिलेगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। यहां पर मॉलिक्यूलर कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर। ठीक है। तो ये सारी क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है।
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का फॉर्मूला बता सकते हो मुझे आप? C12H22O11 इन्वर्जन वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम H+, ऑप्टेन क्या होगा? आपको ऑप्टेन क्या होता है? ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है? C6। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज, और ये होता है केन शुगर जिसे आप सुक्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में मिनट्स लग रहे हैं, आवर्स लग रहे हैं? भाई आयनिक रिएक्शन का तो समझा दिया, यहां पर भी समझना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो सबसे पहले ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, और ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होने के साथ साथ साइमल्टेनियसली न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक होने में और न्यू बॉन्ड को फॉर्म होने में जो टाइम लगता है वो मिनट्स और आवर्स में लगते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को अपन सारी यहां पर कैटेगराइज करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो एक बात मुझे बताओ, पहला जो क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था वेरी फास्ट रिएक्शन, उनकी रेट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा अपन ने देखा वेरी स्लो रिएक्शन, उनकी रेट कैलकुलेट तो कर सकते हैं पर एक प्रॉफिटेबल जॉब नहीं है। और यहां पर मॉडरेट रिएक्शन की क्या अपन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? इस पूरे चैप्टर में अपन को मॉडरेट रिएक्शन की ही रेट के साथ डिस्कस करना है, डील करना है। तो अपन जो रेट कैलकुलेट करेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब अपन को ये पता चल चुका है कि किसकी रेट कैलकुलेट करनी है। अब अपन ये देखेंगे कि रेट कैलकुलेट करते कैसे हैं। आई बात समझ में, है ना? तो यहां पर एक लाइन लिख लेना, इन दिस चैप्टर we will study these type of reactions. अच्छा, कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि आयनिक रिएक्शन का क्वेश्चन है और वहां पर आपको रेट कैलकुलेट करने को बोल दे, सारा डेटा आपको दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, जो भी सफिशिएंट डेटा, रिक्वायर्ड डेटा होता है वो सारा आपको दे रखा है, पर रिएक्शन आयनिक रिएक्शन दे रखी है और बोल दिया रेट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो ज्यादा टेंटे मत करना, चुपचाप रेट कैलकुलेट कर लेना। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर अपन जनरल वे में बात करें, इस मैंने हर जगह देखना जनरल लिखा है, अगर मैं चाहूं इस रिएक्शन की रेट बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। कैसे बढ़ा सकता हूं? याद करो, एक टॉपिक अपन को पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट डाल दूंगा रेट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा रेट बढ़ जाएगी, और अगर एक बार रेट बढ़ गई तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। कैटलिस्ट डाल दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, जितने भी रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो रेट बढ़ा सके इसकी वो सारे कर दूंगा, तो ये अपने आप ही फास्ट में चला जाएगा, मतलब वेरी फास्ट में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको आयनिक रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करने को बोल दिया गया है तो कर लेना। बात समझ में आ रही है? पर अगर हाँ इन जनरल पूछे कि अपन रेट किनकी कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिख लिया सारा? हेडिंग लिखेंगे। ये तो मिटा सकता हूँ ना हेडिंग, तो फिर ये भी मिटा सकता हूँ। हेडिंग लिखना, रेट स्लैश स्पीड स्लैश वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन।
देखो फिजिक्स में आपने रेट वर्ड भी सुना होगा, स्पीड भी सुना होगा और वेलोसिटी भी सुना होगा, और आपको इनके बीच में डिफरेंस भी पता होगा। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता है। वेलोसिटी में अपन डायरेक्शन वायरेक्शन भी इंक्लूड करने लग जाते हैं, पर यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब केमिस्ट्री में इन तीनों वर्ड्स का मतलब जो है वो सेम ही होता है। रेट, स्पीड, वेलोसिटी, कुछ भी वर्ड यूज कर ले, आपको कैलकुलेट एक ही चीज करनी है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं रेट, स्पीड, वेलोसिटी की, तो ये सारी टर्म आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है। मुझे तो बस एक छोटा सा एक बात बता दो, रेट का जनरल मतलब क्या होता है? अगर रेट को मैं जनरलाइज्ड कर दूं, एक जनरल डेफिनेशन बोलूं, तो क्या बोलूंगा? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम? बोल सकता हूं, है ना। फिजिक्स में आप क्या कैलकुलेट करते थे कि सपोज करो एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जा रही है, तो किस क्वांटिटी में चेंज अपन ने ऑब्जर्व करा? डिस्टेंस। तो रेट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, अपॉन टाइम टेकन या अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो ये रेट हो जाती है। पर अपन यहां पर क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अपन को यह देखना पड़ेगा कि रिएक्शन जब होती है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी में चेंज नजर आता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्शन हो रही है ना, कोई रिएक्शन हो रही है, तो कौन कौन सी क्वांटिटी बदलती है? कौन कौन सी क्वांटिटी बदलती है आपको बताना है। मुझे एक बात बताओ, जब कोई रिएक्शन होती है तो क्या रिएक्टेंट के मोल चेंज होते हैं? हाँ होते हैं। क्या प्रोडक्ट के मोल चेंज होते हैं? हाँ होते हैं। क्या रिएक्टेंट का वॉल्यूम चेंज होता है? हाँ होता है। क्या प्रोडक्ट का भी होता है? हाँ प्रोडक्ट का भी होता है। याद करो, 10 ml आपने एसिड लिया, 10 ml आपने बेस लिया, दोनों को मिलाया, तो एसिड और बेस तो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। मतलब वॉल्यूम भी चेंज होता है। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि कोई गैसियस रिएक्शन, और गैसियस रिएक्शन के केस में अपन जो चेंज मेजर करते हैं वो प्रेशर के टर्म्स में करते हैं, गैसेस के केस में अपन प्रेशर वर्ड इंक्लूड करने लग जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, कोई गैसियस रिएक्शन है तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर चेंज होगा? होगा नहीं होगा? होगा। कोई रिएक्शन हो रही है, कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, तो अपन कह सकते हैं रिएक्टेंट का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते थे तो याद करें, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर आप लिखते थे पी, और प्रोडक्ट को लिख देते थे 0। टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर लिखते थे पी माइनस एक्स, और प्रोडक्ट को लिखते थे एक्स। मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मेनली अपन ऐसे कह सकते हैं, मोल भी चेंज होते हैं, वॉल्यूम भी चेंज होता है, और प्रेशर भी चेंज होता है। मतलब ये हाइलाइटेड वैल्यूज हैं जो अपन आराम से देख पाते हैं और जो आराम से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चेंज होती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल और वॉल्यूम को क्लब करने वाली कौन सी टर्म होती है? मोल और वॉल्यूम को क्लब करने वाली टर्म कौन सी होती है? मोलैरिटी। मतलब मैं कह सकता हूं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, और प्रेशर चेंज हो रहा है गैसीय रिएक्शन के केस में। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, जो क्वांटिटी में चेंज नजर आ रहा है वो दो क्वांटिटी हो गई, एक कंसंट्रेशन और दूसरा प्रेशर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और पर यूनिट। बस यही डेफिनेशन होगी। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और ऑफ रिएक्टेंट और पर यूनिट। लिखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, फटाफट लिखना, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसके बाद फुल स्टॉप मत लगाना, पर यूनिट टाइम छोड़ दीजिए आप, पर यूनिट टाइम। इस डेफिनेशन में किसको डाउट है तो बोलो। नहीं है ना? ये डेफिनेशन मैंने नहीं बनाई है, आप ही ने बनाई है। ठीक है, अच्छा अब
इस डेफिनेशन में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करने जाऊंगा, इस डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूंगा, जो आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, पर उस डेफिनेशन से, मॉडिफाइड डेफिनेशन से आपकी स्टडी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में मॉडिफाई करूंगा। इस डेफिनेशन जहां पर खत्म हुई है, पर यूनिट टाइम लिखा है, इसके बाद मैं सिर्फ 3 वर्ड्स ऐड ऑन करूंगा बस, है ना। वो 3 वर्ड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपनी रेट की डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, स्मॉल आर मत लिख देना, बस स्मॉल आर बना देना, बोर्ड पे बना हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। थर्ड पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, रेट जो होती है, क्या वो पॉजिटिव ही हो सकती है या नेगेटिव ही हो सकती है या दोनों हो सकती है? रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है। एविडेंस मैं आपको दे सकता हूं। सपोज करो किसी ने कभी आपको आपके भरोसे पे गाड़ी दे दी हो चलाने के लिए, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वहां स्पीडोमीटर में सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव में होती है। तो रेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप कहोगे सर मैं 2 व्हीलर नहीं चलाता हूं, मैं 4 व्हीलर चलाता हूं और मैं रिवर्स भी लेता हूं। ले लो रिवर्स। रिवर्स में भी वो कभी भी स्पीडोमीटर नेगेटिव स्पीड नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा। यहां पर अपन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर मैं 100 की स्पीड पे ब्रेक भी लगाता हूं, लगाओ। 100 की स्पीड पे ब्रेक लगाओगे तो 100 से 60 आएगा, 60 से 40 आएगा और 40 के बाद 0 हो जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसमें लिखना रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास किस में, क्विंटल में या टन में? ग्राम में, ओके। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है? मोल। मोल तो नाम है इसका। अच्छा MOL, ओके। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल का फॉर्मूला हो गया गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी के टर्म्स में। अच्छा मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करता है पहले तो ये बताओ? कैपिटल M से। अच्छा फॉर्मूला बताओ, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा मुझे मोलैरिटी की यूनिट बता सकते हो? ग्राम पर लीटर। आहा मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। मोल लीटर इनवर्स, अरे यही होती है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कैपिटल M, है ना। बहुत जगह अपन इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप ये बता पा रहे हो तो आप मुझे बताओ यूनिट ऑफ रेट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, यही तो होगी। रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम मैंने लिख दिया, अब इसमें टाइम की जगह आप सेकंड रखो, मिनट रखो, आर रखो, कुछ भी रखो। ठीक, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मोलर टाइम इनवर्स। अच्छा जरूरी है कि हमेशा अपन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म्स में मेजर करें? गैसेस रिएक्शन के केस में अपन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर रख दूंगा तो यूनिट क्या होगी? मतलब मैं बोल सकता हूं ATM टाइम इनवर्स। और क्या लिख सकता हूं, आपकी फेवरेट बार टाइम इनवर्स। और भी बात सारी यूनिट होती है, पर जनरली ये यूनिट्स यूज करते हैं अपन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, शक्ल क्या देख रहे हो, फटाफट लिखो। लास्ट क्लास है, नहीं है? ठीक है। अच्छा अब अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की या रेट की, तो याद करो फिजिक्स में आपने रेट 2 टाइप की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी एवरेज रेट और दूसरी पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ये पढ़ी थी आपने, है ना। तो फटाफट अपन क्या करते हैं, एवरेज रेट देख लेते हैं, एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट।
अच्छा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंस क्या है? हाँ, अच्छा, डीटी टाइम का, व्हाट इज डीटी टाइम? इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है ना, नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंस क्या होता है? एवरेज रेट की जब अपन बात करते हैं तो लार्ज टाइम इंटरवल होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट की तब बात करते हैं जब अपन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, इंस्टेंट पर रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपन को यहां क्या पढ़ना है? एवरेज रेट भी पढ़ना है और इंस्टेंटेनियस रेट भी पढ़ना है। बस एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा। एवरेज रेट का मतलब होता है लार्ज टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट कैलकुलेट करिए, या अपन यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पर टाइम इंटरवल क्या है? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सपोज करो आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि चेंज इन टाइम जो है वो 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 5 मिनट है ना, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल दे दिया, मान लो चेंज जो है टाइम का वो 5 सेकेंड है। तो 5 सेकेंड के लिए भी आप यहां पर एवरेज रेट भी बोल सकते हो और इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट भी बोल सकते हो। भले ही आप एवरेज रेट कैलकुलेट करो या इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करो, आंसर सेम आने वाले हैं। पर एक्सप्रेशन जो अपन लिखते हैं एवरेज रेट का लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस में लिखते हैं अपन डी बाई डी टी, है ना। करना अपन को वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, आंसर सेम आएंगे। पर सपोज करो 5 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए आपको वहां पर डी बाई डी टी दिख जाता है एक्सप्रेशन, तो कंफ्यूज मत होना, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए भी अपन इंस्टेंटेनियस की बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे एवरेज रेट की। मिटा दूं ना सारा? ठीक है, तो हेडिंग लिखना, अब बस यहां पर सुनते जाना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? लार्ज टाइम इंटरवल, लार्ज टाइम इंटरवल। अब अपन को यहां पर निकालना क्या है? रिएक्शन की रेट निकालनी है। अब रिएक्शन की रेट निकालनी है तो मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, ए गिव्स बी। सुनते जाना, बाद में लिख लेना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपकी इसके बाद कोई क्लास नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ए की बात करूं, ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। और मुझे एक चीज समझ में आती है कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर यहां पर मौजूद कौन होगा? रिएक्टेंट मौजूद होगा, मतलब ए कुछ ना कुछ होगा, और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। और टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर बी क्या होगा? 0 होगा। ये चीज समझ में आती है? मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, तो मुझे पता है टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ए कुछ ना कुछ होगा, मतलब ए कुछ ना कुछ है। और टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर बी जो होगा वो 0 होगा। और मुझे एक चीज समझ में आती है, टाइम के साथ रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है या कंज्यूम होता है? क्या होता है? और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि अगर रिएक्टेंट का कर्व ड्रॉ करूंगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और प्रोडक्ट का कर्व ड्रॉ करूंगा वो ऊपर की तरफ। ये चीज पता है ना। अब अपन को यहां पर इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि ये घुमावा कर्व क्यों बना और स्ट्रेट कर्व क्यों नहीं बना, ये चीज मैं आपको बता दूंगा बाद में, है ना। कर्व ये भी सही है और ऐसे वाला भी सही होता है, बात समझ में आ रही है। जनरली जो किताबों में बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है, इसलिए मैंने ये बना दिया। आगे अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ऐसे वाले कर्व भी बनाऊंगा, वो समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा बनता है। ठीक है, पर एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाला कर्व किसका है? ये वाला कर्व है रिएक्टेंट का और ये वाला कर्व है प्रोडक्ट का। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो मान लो मैंने टाइम टी इज इक्वल टू T1 कोई टाइम ले लिया और इस पे मैंने ए का कंसंट्रेशन मान लिया A1, बी का मान लिया B1। टाइम टी इज इक्वल टू T2 पर ए का कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया A2 और बी का बोल दिया B2। तो मान लो मैंने यहां पर ये T1 बोल दिया और ये मैंने बोल दिया T2। तो मुझे तो बस एक बात बता दो, ये T1 है, ये T1 है, ये रिएक्टेंट का कर्व है, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। ये T2 है, ये रिएक्टेंट का कर्व है। T2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? A2। ये बात समझ में आ रही है?
अच्छा ये T1 टाइम है, ये प्रोडक्ट का कर्व है, तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, B1, और ये क्या हो जाएगा, B2। ये चीज समझ में आती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां पर रेट निकालनी है तो मैं रेट किसकी निकाल सकता हूं, ए की भी निकाल सकता हूं, बी की भी निकाल सकता हूं, और रिएक्शन की भी निकाल सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मुझे ए की रेट निकालनी है, किसकी रेट निकालनी है, तो इसको पुकारूंगा कैसे, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बोलूं या डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलूं, क्यों डिसअपीयरेंस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, मतलब एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा डिसअपीयरेंस का सिनोनिम बता सकते हो, बहुत बढ़िया, सिनोनिम बोल रहा हूं, एंटोनिम नहीं बोल रहा। सिनोनिम पता ही नहीं है क्या होता है, अरे सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, डिसअपीयरेंस का मतलब मैं बोल सकता हूं कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रिप्रेजेंट किससे करूंगा, स्मॉल आर ए से। ए क्या बता रहा है, रेट किसकी निकाल रहे हैं, ए की निकाल, और इसको मैंने बोला माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। सर ये माइनस कैसे लगाया, बाद में बताऊंगा, साइन के बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे तो बताओ मैग्नीट्यूड समझ में आता है नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा चेंज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है ए का, A2 या A1, तो यहां पर मैं क्या लिखूं, A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2, A2 माइनस A1, बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया, नीचे क्या लिखूं, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये बात समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, T1 बड़ा है या T2, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, तो T1 छोटा है, T2 बड़ा है। अच्छा मुझे बताओ A1 बड़ा है या A2, हाँ A1 बड़ा है, A2 छोटा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम होता है, मतलब छोटी वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ, अगर छोटू माइनस मोटू करूंगा तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव बनाएगा पॉजिटिव, ये पहले से ही है पॉजिटिव। और याद करो मैंने आपको बताया था रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बनाने के लिए बाहर माइनस लगाया है। आई बात समझ में, क्या ए का समझ में आ गया, तो क्या आप मुझे बी का बता सकते हो, बताओ ना बी को कैसे पुकारूं, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, और अपीयरेंस का सिनोनिम फॉर्मेशन बोल सकता हूं, प्रोडक्शन बोल सकता हूं। अच्छा इसको रिप्रेजेंट किससे करूंगा, आरबी से, एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मुझे पता है नहीं बता पाओगे आप, बहुत हार्ड है, नहीं बता पाओगे। अच्छा मुझे बताओ, डेल्टा बी अपन डेल्टा टी लिखा है मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, B1, अच्छा B2 माइनस B1 अपॉन, अच्छा B1 बड़ा है B2, B2 बड़ा है, B2 बड़ा है, B1 छोटा है, तो मैं कह सकता हूं मोटू माइनस छोटू करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या। मुझे एक बात बताओ, ए की निकाल ली रेट, बी की निकाल ली रेट, रिएक्शन की कौन निकालेगा रेट, हमें ही निकालना है। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, क्या ये ए रिएक्शन का पार्ट नहीं है, क्या बी रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रिएक्शन की रेट निकालने के लिए मैं ए का इस्तेमाल करूं या बी का इस्तेमाल करूं, दोनों को कर सकता हूं। और अगर मैं रेट रिएक्शन की निकाल रहा हूं, ए की मदद से निकालूं या बी की मदद से निकालूं, सेम निकलनी चाहिए, डिफरेंट। एग्जाम्पल सुनना, गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी की रेट निकालनी है, आगे वाले टायर की मदद से निकालूं या पीछे वाली टायर की मदद से निकालूं, रेट तो आएगी सेम, क्योंकि दोनों टायर गाड़ी का पार्ट है। ये बात समझ में आती है, ठीक है, मतलब दोनों की मदद से रेट निकाल सकते हैं, और रेट जब भी अपन निकालेंगे किसी की भी मदद से सेम आएगी। मुझे बस एक बात बताओ, ए का एक मोल जितने टाइम में खत्म होता है, उतने ही टाइम में क्या मैं बोल सकता हूं बी का एक मोल प्रोड्यूस होगा, स्टोइकियोमेट्री देख के बता सकता हूं, मोल कंसेप्ट पढ़ रखा है। ए का एक मोल जितने टाइम में खत्म होगा, उतने ही टाइम में बी का एक मोल प्रोड्यूस होगा, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ए और बी की रेट सेम है। और अगर ए और बी की रेट सेम है, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, और अगर ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, मतलब यही रेट ऑफ रिएक्शन है। खत्म हो गया, कॉपी कर लो इसको।
नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। थैंक यू।